नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली क्लास में हुआ था, उसी का भाग है। यानी पिछली क्लासों में हमने देखा था आपके सेलों की परिभाषा, सेलों के प्रकार। तो सेलों के प्रकार में हमने पिछली 2 कक्षाओं में आपके आग्नेय सेले, उनकी विशेषता, उनके प्रकार, उनके गुण आदि के बारे में अध्ययन किया था। अब आज उसके बाद आता है अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी लेने के लिए इसी का वीडियो का सेकंड भाग है, उसको अच्छी तरह से देखें। और आज का जो मुख्य हमारा भाग है वो इस टॉपिक का अंतिम भाग है और वो है कायांतरित सेले। कायांतरित सेले यानी ये सेलों का अंतिम प्रकार है। पहली है आपके आग्नेय चट्टानें, जिन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, और उनके अनाच्छादन और अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो निर्मित होती है उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। और उसके बाद तीसरी और अंतिम जो सेल आती है वो आती है कायांतरित, या इन्हें दूसरा रूप नाम से भी जाना जाता है, यानी रूपांतरित चट्टानें। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें या सेलों के नाम से जाना जाता है। अब रूपांतरित या कायांतरित क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी मौलिक चट्टानें होती है उसमें बिना भौतिक या रासायनिक गुणों के परिवर्तन हुए ताप और दाब की क्रिया के कारण इनका जो निर्माण होता है उसमें मुख्य योगदान होता है दाब व ताप का। इन ताप और ताप की क्रिया के कारण इनके गुणों में जो परिवर्तन होता है, इसी कारण इन चट्टानों को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो इनका यदि हम परिभाषा या अर्थ के रूप में लिखते हैं तो वो क्या है? अब आता है इनका अर्थ। तो अर्थ के रूप में देखते हैं कि मौलिक चट्टानों में, किसमें? मौलिक चट्टानों या सेलों में सेलों के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बिना उनके गुणों में ताप व दाब के कारण परिवर्तित होकर जो सेलें निर्मित होती हैं उन्हें कायांतरित या रूपांतरित सेलें कहते हैं। ठीक है? यानी किसी भी जो प्राथमिक चट्टानें हैं या आपके अवसादी चट्टानें भी हो सकती है, इसमें दोनों प्रकार की चट्टानें आती है। अवसादी चट्टानें या आपकी मौलिक जो चट्टानें हैं उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में बिना परिवर्तन किए हुए, यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुण तो वही होते हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से जो काम करता है वो काम करता है ताप और दाब की क्रिया। इस ताप और दाब की क्रिया के कारण जो परिवर्तित होकर जिन सेलों का निर्माण होता है उन सेलों को कायांतरित या रूपांतरित सेल या चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी 2 क्रिया काम करती है जिसके कारण रूपांतरित चट्टानों या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है? तो वो होता है ताप और दाब की क्रिया के कारण होता है। इसीलिए इन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आती है कायांतरित या आपकी रूपांतरित चट्टानों की विशेषता। इनकी जो विशेषता है, क्योंकि ये चट्टानों में अवसादी चट्टानें और आपके आग्नेय चट्टानों दोनों से निर्मित होती है, और इसमें जब ताप और दाब की क्रिया लगती है तो इन चट्टानों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। तो इनकी विशेषता, जो सबसे पहली जो विशेषता है, ये विशेषता है कि ये सेलें अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है? अत्यधिक कठोर, क्योंकि ताप और दाब की क्रिया के कारण और ऊपरी दबाव के कारण ये चट्टानें परतदार भी होती है या आग्नेय चट्टानें होती है, तो भी वो दाब और ताप की क्रिया के कारण अत्यधिक ऊपरी दबाव के कारण इनका क्या हो जाता है? घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है, ये सेलें धात्विक खनिज प्रदान होती है। यानी इन चट्टानों में सबसे ज़्यादा आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि ताप और दाब की क्रिया के कारण जब आंतरिक भाग के जो खनिज होते हैं वो पिघल जाते हैं और चट्टानों के रूप में, अवशेष के रूप में वो जमा हो जाते हैं।
तो इसमें धात्विक खनिज की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा, इन सेलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताप की क्रिया के कारण या ऊपरी दाब के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो जाता है, जीवाश्म के जो अवशेष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। चौथी इनकी प्रमुख विशेषता है, इन सेलों का अपरदन भी धीमी गति से होता है, क्योंकि ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है और कठोर होने के साथ साथ ये अरंध्री होती है, यानी इनमें जल का प्रवेश कम हो पाता है, इसीलिए इन सेलों में आपके धीमी गति से होता है। साथ ही इन सेलों में भौतिक अपक्षय की प्रधानता होती है। जिस प्रकार आपके आग्नेय सेलों में भी अत्यधिक कठोर अरंध्री होने के कारण रासायनिक परिवर्तन तो कम होता है, यानी रासायनिक अपक्षय कम होता है, लेकिन भौतिक अपक्षय होता है, यानी सूर्य के ताप और दाब और गर्मी के कारण विघटन और वियोजन होता है। उसी प्रकार से ये सेलें भी क्योंकि अत्यधिक कठोर होती है, इनमें जल का प्रवेश और इनकी जो संधियाँ होती है वो कम विकसित होती है, इसीलिए जल का प्रवेश कम हो पाता है, इसीलिए इसमें रासायनिक अपक्षय के बजाय भौतिक अपरदन की प्रधानता होती है। ये मुख्य रूप से आपके रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की विशेषता है। पहली, ये सेलें अत्यधिक कठोर होती है, यानी आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों से भी कठोर होती है, और सेलें धात्विक खनिज की प्रधानता होती है। इसका उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जो हीरा है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, और जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ उसमें सबसे ज़्यादा जो कठोर चट्टान मानी जाती है वो हीरा मानी जाती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि ताप और दाब की क्रिया के कारण इनका घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कठोर है। ये सेलें धात्विक प्रधान होती है, यानी इनमें अत्यधिक खनिज मात्रा की प्रधानता होती है। जहाँ पर ये सेलें पाई जाती है वह विभिन्न प्रकार के धात्विक यानी लोहा, मैग्नीज, निकल जैसे धातुओं की प्रधानता होती है, तांबा वगैरह। चाहो तो इनमें उदाहरण लिख सकते हो, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, निकिल, इनकी प्रधानता होती है धात्विक खनिजों की सबसे ज़्यादा। और इन सेलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आंतरिक ताप और दाब की क्रिया के कारण, अत्यधिक ताप के कारण जीवाश्म के जो अवशेष होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन सेलों में अपरदन की धीमी गति होती है। क्यों? क्योंकि ये कठोर होने के साथ साथ इनका अपरदन कम गति से होता है। और इन सेलों में भौतिक अपक्षय की प्रधानता होती है, यानी रासायनिक अपक्षय कम होता है। जो कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें होती है वो किन किन रूपों में रूपांतरित होती है, जिसके कारण इन कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है? तो ये है रूपांतरित सेलों के प्रतिरूप, यानी ये किस प्रकार के प्रतिरूपों में रूपांतरित होती है? तो इनके मुख्य रूप से 4 प्रतिरूप है, या इनको आप रूपांतरित होने की प्रक्रिया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रक्रिया भी कह सकते हो कि किस प्रक्रिया के द्वारा ये सेलें रूपांतरित होती है। पहला है, यानी सेलों में जो रूपांतरण होने की प्रक्रिया है वो 4 रूपों में या 4 प्रक्रिया के द्वारा होती है। पहला है तापीय रूपांतरण, दूसरा है गतीय या क्षेत्रीय रूपांतरण, और तीसरा है जलीय रूपांतरण, और चौथा है जलीय या ताप रूपांतरण। अब हम एक एक देखते हैं। जैसे पहला है आपके तापीय रूपांतरण। जैसा कि हमने पिछली चट्टान जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था, आग्नेय सेले को जब निर्माण होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो पाए जाने वाला मैग्मा है वो धीरे धीरे पृथ्वी धरातल की ओर ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने के साथ साथ उसके संपर्क में, क्योंकि जो मैग्मा होता है वो अत्यधिक तरल होने के साथ साथ तप्त व गर्म होता है। तो तप्त और गर्म होता है, तो इन मैग्मा के संपर्क में जो आने वाली चट्टानें होती है उनमें जो तापीय रूपांतरण होता है तो वो कहलाती है तापीय रूपांतरण की प्रक्रिया। जैसे मान लो ये अपना भूपृष्ठ है, ठीक है, और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। और जब आपके आंतरिक भाग से जब ऊपरी दबाव कम होता है
या चट्टानों का अपर्दन हो जाने की वजह से ऊपरी दबाव कम होता है तो आंतरिक भूपृष्ठ की आंतरिक जो चट्टानें वो तरल अवस्था में आ जाती है, और तरल अवस्था में आने के साथ ही उनका आयतन में विस्तार होता है, और विस्तार होने की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करती है। और जब ऊपर उठती है तो क्योंकि वो जिस नली या जिस क्षेत्र के सारे ऊपर उठती है तो उसके संपर्क में आने वाली जितनी आसपास की सेलें होती है वो अत्यधिक गर्मी के कारण, किसके कारण, क्योंकि ये मैग्मा के संपर्क में आती है। जब मैग्मा के संपर्क में आती है तो इनके गुण क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं तापीय रूपांतरण की क्रिया। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, ये मैग्मा की वजह से होती है। और मैग्मा जब आंतरिक भाग से ऊपर की ओर उठता है तो उस नली के सारे, यानी जिसके सारे मैग्मा ऊपर उठता है उसके संपर्क में आने वाली जो अवसादी चट्टानें होती है या आपके आग्नेय चट्टानें होती है वो ताप के कारण अपने गुण बदल देती है। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है उसे कहते हैं तापीय रूपांतरण। दूसरा है गतिक रूपांतरण। गतिक रूपांतरण मुख्य रूप से संपीड़न बल में काम करता है। कौन से बल में, संपीड़न बल जब काम करता है, यानी प्लेटें जब होती है, अपन जब आगे पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो प्लेटें दो प्रकार की होती है। एक 3 प्रकार की प्लेटें होती है जिसमें 3 गतियाँ होती है। सबसे पहली होती है अपसारी प्लेट, और दूसरी होती है अभिसारी प्लेट और संरक्षी प्लेट। तो जब आपके प्लेटों में अभिसारी प्लेट गति होती है, अभिसारी प्लेट गति का मतलब है प्लेटों का आमने सामने की ओर गति करना, प्लेटों का आमने सामने की ओर गति करना। और प्लेटों में जब आमने सामने की गति होती है तो इनके मध्यवर्ती क्षेत्र की जो चट्टानें होती है उनमें क्या होता है, दबाव काम करता है, उसे कहते हैं संपीड़न बल। उसे क्या कहते हैं, संपीड़न बल के नाम से जाना जाता है। और इसी संपीड़न बल के कारण इनकी चट्टानें लेयरदार रूप में इस प्रकार से आ जाती है, और लेयरदार रूप के कारण ये चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती। कहाँ चली जाती, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती। इनका ऊपर उठा हुआ भूभाग अपनति कहलाता है, नीचे धंसा हुआ भाग अपिनति कहलाता है। ये तो कहलाता है अपिनति और ये कहलाता है अभिनति। ठीक है, तो इस प्रकार जो भाग नीचे चला जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो आंतरिक भाग में ताप और दाब की क्रिया के कारण इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार जो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं गतिक रूपांतरण। क्या कहते हैं, गतिक रूपांतरण। और गतिक रूपांतरण होने के साथ साथ क्योंकि ये क्षेत्र में होता है, एक क्षेत्र का नीचे की ओर दशकना, इसीलिए इन्हें क्षेत्रीय रूपांतरण भी कहते हैं। अब आता है तीसरा, आता है जलीय रूपांतरण। कौन सा आता है, ये तो है आपका पहला, ये दूसरा। अब तीसरा आता है, वो आता है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण का मतलब है जब भूपृष्ठ पर, ये कहलाता है भूपृष्ठ पर जल उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात नदी के रूप में जब जल प्रवाहित होता है तो जलीय क्षेत्र जब प्रवाहित होता है तो जल क्या करता है, भूपृष्ठ के कुछ रासायनिक पदार्थों को अपने साथ घुला लेता है, यानी घोलन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, घोलन क्रिया के द्वारा रासायनिक पदार्थों को अपने अंदर घुला लेता है, और घुलाने के साथ ही वो अन्य स्थानों की ओर अग्रसरित होता है और उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, जल में घुलने के कारण क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और इसी रासायनिक परिवर्तन के कारण आपके रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है जलीय रूपांतरण। अब मुख्य रूप से चौथा आता है, वो आता है जलीय ताप रूपांतरण। ये जलीय ताप रूपांतरण की जो क्रिया होती है वो होती है, इसमें मुख्य रूप से योगदान होता है, वो होता है जल वाष्प का। किसका होता है, जल वाष्प का। जब आपके किसी धरातल पर कोई चट्टानें होती है और पानी जब आपकी प्रवाहित होता है तो वो पानी क्या करता है, किसी धरातल की संधि के द्वारा या दरारों के द्वारा वो जल क्या कर जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाता है। और जब जलीय क्षेत्र आंतरिक भाग में प्रवेश करता है तो आंतरिक भाग में क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। उसकी दर है प्रति 32 मीटर की गहराई पर, कितनी, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना, जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं
तो तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। वो कल भी मैंने बताया था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। ये तो कहलाता है तापमान की सामान्य ह्रास दर। और जब हम धरातल से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखना, जब ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, और जब अंदर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब जल क्या करता है, संधि या दरारों के माध्यम से आंतरिक भाग में प्रवेश करता है, तो वो ताप के कारण, किसके कारण, ताप के कारण जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और यही जलवाष्प पुनः धरातल की ओर अग्रसर होती है। तो इस जलवाष्प के संपर्क में, क्योंकि ये ताप के कारण जलवाष्प में परिवर्तित होती है, तो ये कैसी होती है, गर्म और तप्त होती है, और इसके संपर्क में आने वाली चट्टानों में जो परिवर्तन होता है तो वो कहलाती है तापीय या आपके जलीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपके रूपांतरित सेलों की प्रक्रिया है, जिसके 4 प्रकार है: तापीय रूपांतरण, गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण, जलीय ताप रूपांतरण। अब है कायांतरित चट्टानों के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि कायांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है उनका भी कायांतरण होता है, अवसादी चट्टानें होती है उनका भी कायांतरण होता है, और जो आपके कायांतरित होती है उनका भी जब अत्यधिक दाब की क्रिया या ताप की क्रिया होती है तो वो पुनः भी कायांतरित होती है, और वो चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है। तो हम अब कायांतरित सेलों के उदाहरण देखते हैं। पहले तो है जैसे जो आग्नेय सेल क्या है, आग्नेय सेल हैं, उनका कायांतरित सेल में किस रूप से होता है। जैसे मान लो ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट है तो जब उसका कायांतरित या रूपांतरित होता है तो वो नीस में बदलती, किस में बदलती है, नीस में। ये विशेष ध्यान रखना। ये कुछ उदाहरण है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्रेनाइट का कायांतरित या आग्नेय सेल का रूप क्या है, तो वो है नीस। उसके बाद आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट का जो रूप है वो कहलाता है एम्फीबोलाइट। कायांतरित बेसाल्ट का कायांतरित रूप है एम्फीबोलाइट। फिर आता है ग्रेबो। ग्रेबो का है सर्पेटाइन। ठीक है, तो ये आग्नेय सेल हैं, और इन आग्नेय सेलों का ताप और दाब के कारण जो रूपांतरण होता है, यानी जो ताप और दाब के कारण जो रूपांतरित होती है कायांतरित सेलों में, तो आग्नेय सेल है वो नीस में बदलती है, बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में बदलता है, ग्रेबो है वो सर्पेटाइन में बदलता है। अब आता है अवसादी चट्टानों के उदाहरण। जैसे जो अवसादी सेल है वो किस प्रकार से कायांतरित सेल में परिवर्तित होती है, तो सबसे पहला आता है वो आता है बालू का पत्र। बालू का पत्र बदलता है क्वार्टजाइट में। किस में बदलता है, क्वार्टजाइट में। जो कोयला है वो बदलता है ग्रेफाइट में। आगे है सेल जो होती है वो स्लेट में बदलती है। और चौथा है चूना पत्र। चूना पत्र परिवर्तित होता है संगमरमर में। तो ये है अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों में ताप और दाब की क्रिया के कारण जब रूपांतरित होता है तो वो किस में बदलता है, बालू का पत्र क्वार्टजाइट में बदलता है, और कोयला ग्रेफाइट में बदलता है, सेल स्लेट में बदलती है, और चूना पत्र संगमरमर में बदलता है। अब उसके बाद आता है कि जब अत्यधिक ताप होता है तो उसमें कायांतरित चट्टानें ही पुनः कायांतरित होती है, और वो चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है। तो वो कौन कौन सी है, तो पहले आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लो। उसके बाद देखते हैं कि कायांतरित चट्टानों का पुनः कायांतरित होने के बाद कौन सा रूप निर्मित होता है। अब आता है कि कायांतरित जो चट्टानें रूप बनती है उनका जब अत्यधिक ताप होता है तो वो पुनः कायांतरित होती है। तो उनके कुछ उदाहरण हैं। तो सबसे पहले यानी कायांतरित सेलें, और जब इन पे किसका अत्यधिक ताप होता है, क्या होता है, अत्यधिक ताप होता है, तो इनका क्या हो जाता है, पुनः रूपांतरण होता है। तो वो कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहला आता है जैसे ग्रेफाइट।
ठीक है। तो हमने देखा था ग्रेफाइट पहले कार्बन का ही रूप है, कार्बन से कोयले का निर्माण होता है, कोयला एक अवसादी सेल है और अवसादी सेलों का ताप और दाब के कारण जब रूपांतरण होता है कायांत्रिक सेल बनती है तो वो क्या बनती है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का अत्यधिक ताप के कारण जब पुनः रूपांतरण होता है तो वो बनता है हीरा, और हीरा ही सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पुनः कायांतरित के द्वारा निर्मित सेलें अत्यधिक कठोर होती है। उसके बाद हमने देखा था जैसे अवसादी चट्टान थी, सेल बदलती है स्लेट में, तो स्लेट का जब पुनः रूपांतरण होता है तो स्लेट बदलती है, वो बदलती है शिस्ट में। किस में बदलती है, शिस्ट में। और जब शिस्ट का पुनः रूपांतरण होता है तो वो बदलती है आपके, शिस्ट का रूपांतरण होता है तो वो बदलती है फाइलाइट में। किस में बदलती है, फाइलाइट में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रेफाइट बदलता है हीरा में, और स्लेट बदलती है शिस्ट में, और शिस्ट बदलती है फाइलाइट में। तो ये है कायांतरित सेलों के अत्यधिक ताप के कारण भी पुनः रूपांतरण हो सकता है। तो आज अपना ये टॉपिक सेल संबंधी जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। आपको विशेष रूप से इनमें इन जो सेलों के कायांतरित सेलों के जो रूपांतरण के कारण जो नवीन सेलें बनती है उनके उदाहरण अवश्य याद रखना है, क्योंकि जो आपके विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने सेल के आधार पे जो पिछले वीडियो है उसके आधार पे कुछ प्रश्न लिखता हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स के माध्यम से इसमें देने का प्रयास करें। तो वो प्रश्न मैं कुछ लिख रहा हूँ 2 या 3 प्रश्न, तो उनका वीडियो को अच्छी तरह देख के उत्तर देने का प्रयास करना। तो कुछ प्रश्न है इनको मैं बोल रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लेना और कमेंट्स के माध्यम से इनके जवाब देने का प्रयास करना। पहला है, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या प्रभाव होता। यानी जो हमने पृथ्वी की गतियाँ पढ़ी थी उसमें ये आपके प्रश्न मिल जाएगा, उनको पुनः अच्छी तरह से देखना और इनका उत्तर देने का प्रयास करना। केवल आपको छोटे छोटे रूप में ही लिखना, ज़्यादा पूरा प्रश्न नहीं लिखना, 1 या 2 शब्दों में इसके उत्तर देने। सेलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ग्लोब पर एकमात्र अक्षांशीय व्यर्थवर्त कौन सा है। इसका हिंट दे देता हूं मैं, ग्लोब पर आपके कई बार आता है तो कुल 181 व्यर्थवर्त बनते हैं तो उसमें आपको केवल एकमात्र अक्षांशीय व्यर्थवर्त कौन सा है उसका नाम बताना है। बसंत विषु कब होता है। विषु का मतलब होता है जब पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है, उसे कहते हैं विषु, और वो 2 दिन होते हैं। तो उसमें आपके बसंत विषु कब होता है उसकी तारीख लिखनी है। चौथा और 5वां अंतिम है, कोयला किस काल की अवसादी सेलों में सर्वाधिक मिलता है। तो इनके उत्तर देने का प्रयास करना। जय हिंद, नमस्कार।